इस वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ अ नंबर का ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एरे एलिमेंट, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एरे एलिमेंट, इसका हमारे पास में जो बेसिक अप्रोच है, बेसिक अप्रोच क्या है कि मेरे पास में एक एरे होगा ऐसा, और उसमें मैं ट्रैवर्स करूँगा, हर एलिमेंट को वन बाय वन में ट्रैवर्स करूँगा। पहले इसको ट्रैवर्स करूँगा, फिर इसको ट्रैवर्स करूँगा, फिर इसको ट्रैवर्स करूँगा, फिर इसको ट्रैवर्स करूँगा। तो हर एलिमेंट पर मैं आऊँगा और बेसिकली मैं देखूँगा कि क्या वो एलिमेंट, इफ़ द एलिमेंट इज़ फर्स्ट टाइम, उस वाले केस में क्या कर दूँगा, मैं उसको ऐड कर दूँगा और उसकी फ्रीक्वेंसी को मैं कर दूँगा FREQ, फ्रीक्वेंसी को मैं 1 सेट कर दूँगा। फिर इफ़ द एलिमेंट कम्स सेकंड, और सेकंड के बाद में कभी टाइम, तो मैं बोलूँगा कि अपडेट करो, अपडेट फ्रीक्वेंसी बाय 1, कि मतलब बेसिकली प्लस प्लस कर दो, ठीक है। तो ये मेरे पास में बेसिक आइडिया है। तो ये वाली कोड को मैं लिखना जानता हूँ, बहुत इजी है। मैं कर दूँगा वॉइड फ्रीक्वेंसी FREQ, वॉइड फ्रीक्वेंसी कर दिया। यहाँ पर इंट एरे भी ले लिया, एरे का साइज़ भी ले लिया, और यहाँ पर मैंने एक अनऑर्डर्ड मैप बना लिया, अनऑर्डर्ड मैप बना लिया। दोनों में उसमें इंटीजर ही डाल लूँगा। पहला वाला जो मेरा होगा वो क्या होगा, वो एलिमेंट खुद, और दूसरा वाला क्या होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अनऑर्डर्ड मैप मैंने बना लिया UM, चलो MU लिख लेता हूँ उसको। फिर अनऑर्डर्ड मैप लिखने के बाद में अब मैं उस एरे को ट्रैवर्स करूँगा। फॉर इंट I इक्वल टू 0, I लेस देन n, I प्लस प्लस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं हर एक एलिमेंट पर आऊँगा पहले, ठीक है। इफ ARRI जो है मेरा, वो मेरा हैश मैप के अंदर है ऑलरेडी। If it is in the hash map, m dot find, यहाँ पर मेरा जो एलिमेंट है एरे I, अगर वो एंड L नहीं है, सॉरी, m डॉट एंड की इक्वल नहीं है, ठीक है, इसका मतलब है कि वो प्रेजेंट है, तभी तो ऐसा नहीं हुआ। तो उस वाले केस में मैं क्या करूँगा, अपडेट द फ्रीक्वेंसी, मैं क्या करूँगा यहाँ पर
अपडेट इट्स फ्री क्यू बाय 1। तो यहाँ पर मैंने उसका कोड लिख दिया, एम उस की का नाम और उसके बाद में वैल्यू को मैं या तो ऐसे करके कर सकता हूँ +=1, और या फिर मैं इसकी जगह पे प्लस प्लस भी कर सकता हूँ, तो प्लस प्लस कर देता हूँ। ठीक है। और दूसरा वाला केस क्या बनता है मेरे पास में? दूसरा वाला केस मेरे पास बनता है कि अगर वाला एलिमेंट पहले से ही प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया किसका केस कि इफ़ एलिमेंट वाज प्रेजेंट, इफ द एलिमेंट वाज प्रेजेंट। अब यहाँ पर मेरे पास में केस है कि अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं था, इफ एलिमेंट वाज नॉट प्रेजेंट, उस वाले केस में क्या होगा, एल्स स्टेटमेंट होगी वो। और एल्स स्टेटमेंट में मैं लिख दूंगा कि ऐड द एलिमेंट एंड ऐड द एलिमेंट विद फ्रीक्वेंसी =1। तो फिर इसको मैंने लिख दिया ऐसे, एम एलिमेंट एक्चुअली एरे आई, और उसके बाद में मैंने लिख दिया यहाँ पर 1। ठीक है। अब इस वाली चीज़ को मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, एम एरे आई प्लस प्लस। इस वाले केस में भी मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ उसकी फ्रीक्वेंसी बाय 1। पहले अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, मतलब एरे आई अगर मैं लिख दूँ बस ऐसे करके छोड़ दूँ, तो इसकी वैल्यू जो होगी, इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 हो जाती, 0 हो जाती है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है। तो यहाँ पर आप दोनों ही केसेस में देख रहे होगे कि ये वाली चीज़ कॉमन ही है, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर, और ये वाला। तो मैं इन दोनों केसेस को अलग अलग लिखने की जगह पर, इन दोनों केसेस को अलग अलग लिखने की जगह पर इस पूरे को एक साथ भी लिख सकता हूँ ऐसे, एम ARR आई प्लस प्लस सिंपली। मेरे पास में दो अलग अलग केस थे, उन दोनों को मैंने हटा करके बस एक ही सिंगल केस में कर दिया। ठीक है, और बस इसको मैंने कर दिया बंद, फॉर लूप को। तो अब मेरे पास में क्या हो गया, मेरे पास में एक सेट आ गया जिसमें हर एलिमेंट और एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। और उसके बाद में बस मेरे को इसको प्रिंट कराना है, तो प्रिंट कराने के लिए मैंने आपको बताया ही था क्या करना है आपको। यहाँ पे फॉर ऑटो आई, या फिर मैं तो पी लिखता हूँ, पी से हमारा मतलब पेयर है, पेयर। फिर यहाँ पर हैश मैप, उसके बाद में यहाँ पे मैं कर रहा हूँ सी आउट, क्योंकि ये मेरे पास में पी जो है, पी मेरा पूरे एलिमेंट को डिनोट कर रहा है, तो इसलिए मैं डॉट का यूज़ कर रहा हूँ। तो पी डॉट फर्स्ट, और यहाँ पे फिर पी डॉट सेकेंड। थोड़ी स्पेस दे देते हैं। ठीक है,
ये रहा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। और अब मैं दूसरा क्वेश्चन बता देता हूँ एक। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी है। सबसे पहले तो मैंने एक फॉर लूप चलाई, ठीक है। इसकी वजह से मेरी हो गई थीटा एन। फिर क्या, यहाँ पर बस प्रिंट कराया है, तो थीटा एन प्लस थीटा एन। तो बिग ओ एफ एन हो गई, बिग ओ एफ एन, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास में, इंटरसेक्शन ऑफ टू एरेज। इंटरसेक्शन ऑफ टू एरेज, ठीक है। तो इंटरसेक्शन के अंदर बेसिकली है क्या चीज़, मेरे पास में दो एरे दिए होंगे और दोनों एरो में 1 2 3 2 3 4। तो इंटरसेक्शन एरे के आ गया मेरे पास में यहाँ पर मेरे पास में ये कॉमन है, ये कॉमन है। तो रिज़ल्ट आ गया मेरे पास में 2, ये आउटपुट आ गया और ये मेरे पास में इनपुट है, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन हमारे पास, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो बेसिकली इसकी अगर मैं नाइव अप्रोच देखूँ, नाइव सॉल्यूशन देखूँ, तो इसका नाइव सॉल्यूशन क्या है कि पहले मैं इस पूरी चीज़ को मैं डाल लूँगा एक मैं बेसिकली करूँगा क्या, पहला मैं फॉर लूप लगा दूँगा। फॉर लूप में मैं क्या करूँगा, इसमें जैसे मान लो n एलिमेंट्स है, इसमें मान लो m एलिमेंट्स है। तो पहला फॉर लूप मैं चला लूँगा, एंड i इज इक्वल्स टू 0 से लेकर के i प्लस i लेस देन n, i प्लस प्लस। फिर उसके बाद में मैं क्या करूँगा कि हर एक एलिमेंट को, जैसे कि पहले 1 है तो पहले मैंने 1 लिया। फिर उसके बाद में मैंने 1 को चेक किया कि 1 इस पूरे के अंदर है क्या। फिर उसके बाद में मैं 2 लिया। फिर उसके बाद मैंने पूरे इसके अंदर 2 को चेक किया, 2 है क्या। फिर 3 को लिया, फिर 3 को चेक किया, वो है क्या। तो उसके हिसाब से मैं रिज़ल्ट को इंक्रीज़ करता जाऊँगा, ठीक है। और नहीं मिलने पर मैं ब्रेक कर दूँगा या फिर कंटिन्यू कर दूँगा। तो ये है मतलब बेसिक आइडिया हमारे पास। तो उस वाले केस में उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगी। क्योंकि मैं पहले मतलब एन इंटू एम हो जाएगी कि मैं इसके एलिमेंट हर बार में हर एन टाइम्स एम टाइम्स ट्रैवर्स कर रहा हूँ, एन टाइम्स मैं एम टाइम्स ट्रैवर्स कर रहा हूँ, ठीक है। या फिर मैं बोलूँ कि हर एम टाइम्स मैं एन टाइम्स ट्रैवर्स कर रहा हूँ। तो दोनों ही केस में बात सेम ही है। तो फिर यहाँ पर मैंने लिख दिया फॉर एंड आई जे इज इक्वल्स टू 0, जे इज लेस देन एम, जे प्लस प्लस। अगर एलिमेंट मिल जाता है, मान लो इफ एलिमेंट फाउंड इन बी traversing in all elements of A। मैं बी के सारे एलिमेंट्स पर ट्रैवर्स कर रहा हूँ और फिर इफ़ बी एलिमेंट इज़ फाउंड,
तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इफ़ ए का जो आई है वो इक्वल हो गया बी के जे के, तो फिर मैं कर दूँगा कि भाई कंटिन्यू कर दो, कंटिन्यू, कि अब नीचे जाने का कोई मतलब ही नहीं बना है। और एल्स पार्ट में मैं ये लिखूँगा कि एल्स मेरे को ऐसे अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पर कंटिन्यू लिखा है ना। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्योंकि कंटिन्यू लिखा है तो मेरे को ये एल्स पार्ट अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो गया बाई चांस तो फिर नीचे वाला तो वैसे भी कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा कंटिन्यू की वजह से। तो बेसिकली अपने आप ही एल्स टाइप से मैं ही चला गया। तो यहाँ पर मैं एल्स लिख नहीं रहा हूँ, सीधा लिख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि इफ़ एलिमेंट नॉट फाउंड, अगर एलिमेंट नहीं मिला तो क्या कर दोगे आप, रिज़ल्ट को प्लस प्लस कर दोगे। ठीक है, अब रिज़ल्ट को इंक्रीज़ कर दोगे। लेकिन पर क्या होगा इस वाले के यहाँ पर तो जैसे मेरे पास है 1 2 और 3 है, ऐसा भी तो हो सकता है मेरे को ऐसे दिया हुआ हो 1 2 2 3, तो उस वाले केस में तो मैं 2 को 2 बार लूँगा, 2 टाइम्स ले लूँगा मैं 2 को। ठीक है, तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं यूनिक एलिमेंट्स चाहता हूँ अपने, कि मैं 2 एक ही बार आए यूनिक एलिमेंट्स। तो 2 शुड कम ओनली वन टाइम, 2 शुड कम ओनली वन टाइम। ठीक है, 2 शुड कम ओनली वन टाइम। तो फिर मैं एक और फॉर लूप यूज़ करूँगा, ये तो मैं करूँगा ही, ये वाली चीज़ तो मैं करूँगा ही फॉर लूप। लेकिन पर इसके अलावा इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूँ। इसके अलावा मैं एक फॉर लूप पहले लगाऊंगा, पहले क्यों लगाऊंगा मैं, और कौन सी लगाऊंगा मैं, ये मैं लगाऊंगा कि टू चेक इफ़ द एलिमेंट हैज़ ऑलरेडी प्रोसेस्ड और नॉट। ठीक है, इफ़ द एलिमेंट इज़ ऑलरेडी प्रोसेस्ड और नॉट, या फिर मैं बोलूँ इफ़ इट इज़ फर्स्ट टाइम occurring और नॉट। क्योंकि मेरे को कौन से चाहिए, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट है फर्स्ट टाइम occurring एलिमेंट, ये मेरी रिक्वायरमेंट है ना। तो यहाँ पर मैंने एक फॉर लूप लगा दिया जल्दी से। फॉर लूप में मैंने लिख दिया है इंट आई टू ज़ीरो आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पर लिख दिया इफ़ आई तो ऊपर ही हो गया ना, इसको मैं जे कर देता हूँ, जे जे और जे के कर देता हूँ एक्चुअली, क्योंकि वरना कन्फ्यूज़न बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इसे के कर दिया है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया इसमें, ये कहाँ तक जाएगा, ये मेरा जाएगा आई तक, वो आईथ एलिमेंट तक चेक करेगा। जैसे कि मान लो मैं ये वाली चीज़ तो मैंने पहले दूसरी वीडियो में भी बताई है, फिर से बता देता हूँ। मान लो यहाँ पर मेरे पास में 10 है और यहाँ पर भी मेरे पास में 10 है, तो ये वाला 10 मेरे को देखना है ऑलरेडी रिपीट हुआ है या नहीं।
तो मैं उस वाले केस में हर एलिमेंट पे थोड़ी ट्रैवर्स करूँगा। मैं बस करूँगा कि ये अगर मैं इस पे है मेरा पॉइंटर अभी, अगर मेरी आई की वैल्यू ये हो रही है, तो मैं चाहूँगा कि मेरे जो के की वैल्यू है, के की जो वैल्यू हो i-1 हो, है ना, i-1 हो, यानी कि मेरा के यहाँ तक चेक करे, 0 टू लेकर के यहाँ तक चेक करे, 0 टू लेकर के i-1 तक चेक करे। ठीक है, तो मैंने वही वाली चीज़ यहाँ पे लिख दी। और उसके बाद में मैंने लिख दिया यहाँ पर इफ़ एरे, इफ़ ए आई इक्वल टू ए जे ए के, तो फिर आप कंटिन्यू कर दो। मतलब नीचे वाला कोई पार्ट एग्जीक्यूट ही ना हो, क्योंकि फालतू है ना, क्योंकि जब वो एक बार हम लोग ऑलरेडी उसे प्रोसेस कर ही चुके हैं, तो फिर नीचे वाला पार्ट प्रोसेस करने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये जो है हमारा, ये हमारा है पहला फॉर लूप। मतलब ये सबसे पहला पार्ट है। सबसे पहले तो मैं यही चेक करूँगा ना कि वो यूनिक है या नहीं। तो ये मेरे पास में सबसे पहला पार्ट हो गया। फिर ये मेरे पास में फिर दूसरा पार्ट हो गया। यहाँ पर जब मैं रिज़ल्ट लिख लूँगा, रिज़ल्ट प्लस प्लस प्लस, तो रिज़ल्ट लिखने के बाद में मैं बस लास्ट में प्रिंट भी करा दूँगा। जब ये वाली फॉर लूप पूरी ख़त्म हो जाएगी सेकंड वाली, तो उसके बाद में मैं बस रिज़ल्ट को प्रिंट करा दूँगा, मतलब रिटर्न कर दूँगा एक्चुअली, RETUR है रिज़ल्ट। तो वही मेरा आंसर है बेसिकली। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, सबसे पहले मैंने एक फॉर लूप यूज़ किया था जो कि हर एलिमेंट के ऊपर ट्रैवर्स कर रहा था, यानी कि n टाइम्स। फिर उसके बाद में मैंने पहली फॉर लूप मेरी ये वाली है जो चल रही है 0 से लेकर के i-1 तक। ठीक है, तो बेसिक और आई की जो वैल्यू है वो मेरी वर्स्ट केस सिनेरियो में n तक जा रही है ना, तो n-1 तक। तो बेसिकली ये n ही हो गया। अगर मैं n को इनफाइनाइट ले लूँ तो ये n ही बन गया। तो n, और दूसरे वाले केस में मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? यहाँ पर मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है m तक जा रहा है ये। हाँ, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया m। ठीक है, तो ये हो गई मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n, मतलब यही है। और ऑक्सिलरी स्पेस कितनी हो गई? मैं बार बार रिज़ल्ट को ही अपडेट कर रहा हूँ, तो ऑक्सिलरी स्पेस हो गई मेरी big O(1), क्योंकि मैं इसी को ही अपडेट कर रहा हूँ ना। मैं ऐसा तो है नहीं बार बार यूज़ कर रहा हूँ कोई और वेरिएबल, नया वेरिएबल मतलब। फिर इसका ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसका, कि मैं यूनिक, सबसे पहला मेरा काम क्या था देखो, सबसे पहला स्टेप था मेरा यूनिक एलिमेंट्स। यही थी ना मेरी रिक्वायरमेंट, ELEMENTS। फिर दूसरा मेरा रिक्वायरमेंट क्या है? इन बोथ ए एंड बी, ए और बी। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि मेरे कुछ ट्रैवर्सल्स बच जाएंगे, है ना। फिर दूसरा मेरा स्टेप क्या है? दूसरा मेरा स्टेप है कि आ, हाँ बेसिकली वही है, ऊपर वाला ही है, ऊपर वाला। फिर उसके बाद में मैं बार बार, अब मेरे को ये वाली जो फॉर लूप थी जो कि मेरा चेक कर रही थी बार बार यूनिक एलिमेंट्स,
इसको लगाने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। अब मेरे को सिर्फ एक ही फॉर लूप लगानी होगी जो कि एम को चेक करे, जो कि एम में चेक करेगी कि है या नहीं। ठीक है, ये यूनिक करने के लिए मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, मैं यूज़ कर सकता हूँ अनऑर्डर्ड सेट का। अब आपको पता होगा कि यहाँ पर ये जो मैं फॉर एम मैंने लिखा हुआ है, मतलब वो सारे एलिमेंट्स पे चेक करेगा ना। सारे एलिमेंट्स जे के चेक करेगा। तो रिज़ल्ट को प्लस प्लस कर देंगे। तो बस मेरे पास में एक यही वाली चीज़ है। इसमें क्या है बेसिकली, चेकिंग, CHEC, चेकिंग इफ़ बी, इफ़ बी इफ़ ए का एलिमेंट, इफ़ एज एलिमेंट प्रेजेंट इन बी। अब इसका तो मेरे पास में एक दूसरा तरीका भी होता है। वो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि मैं फाइंड का यूज़ कर लूँ, फाइंड फंक्शन का। क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, बिग ऑफ 1, क्योंकि मैं यहाँ पर क्या यूज़ कर रहा हूँ, अनऑर्डर्ड सेट यूज़ कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर मैं सीधा ही फाइंड फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पर फॉर यही वाली चीज़। और यहाँ पर मैं कर रहा हूँ इफ़ अनऑर्डर्ड सेट डॉट फाइंड एरे आई। अनऑर्डर्ड सेट नहीं, एक्चुअली यहाँ पर मेरा बी है, जो नया वाला बी है, अनऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड बी जो है मेरा, उसको मैं फाइंड कर रहा हूँ इक्वल टू कि वो एंड तक पहुँचा कि नहीं। ठीक है, तो अगर वो मतलब मेरा नहीं पहुँच रहा है, यानी कि मेरे को अगर एलिमेंट मिल जा रहा है, तो उस वाले केस में मैं रिज़ल्ट को इंक्रीज़ कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर बस मेरा एन था, यहाँ पर ये मेरा एन था। ठीक है, ये मेरा जे था, या फिर आई लिख देता हूँ, ये मेरा आई था। और चेक कर लूँ थोड़ा, ये मेरा एन तक चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए को ट्रैवर्स कर रहा हूँ, एरे ए को। फिर उसके बाद में बस मैं चेक कर रहा हूँ कि वो एरे ए का एलिमेंट बी के अंदर है या नहीं। अगर है तो रिज़ल्ट को इंक्रीज़ कर दे रहा हूँ। और बस इतना ही था मेरा आंसर, सिर्फ इतना ही आंसर है। उसके बाद में मैं क्या कर दूँगा, रिज़ल्ट रिटर्न रिज़ल्ट, बस रिज़ल्ट को रिटर्न कर दिया। तो यही था मेरा आंसर, इतना सा, 1 2 3 4 लाइन का। अब इस वाले केस में मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ गई? सबसे पहले मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने दोनों एरे के एलिमेंट्स को, दोनों एरे के एलिमेंट्स को उस अनऑर्डर्ड सेट के अंदर डाल दिया। तो अनऑर्डर्ड सेट इज इक्वल, यहाँ पे इंट
यहाँ पर जो मैंने दूसरा बना लिया, जैसे अनऑर्डर्ड, ए मैंने बना लिया, उससे मैंने एलिमेंट्स डाल दिए एरे, सॉरी ए का साइज़ n तक था। फिर उसके बाद में मैंने एक दूसरा भी बना लिया सेम टू सेम इसी तरीके से, और उससे मैंने डाल लिए बी के एलिमेंट्स, अनऑर्डर्ड बी प्लस m तक। तो इस वाली चीज़ में मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लग गई, बिग O ऑफ n, यहाँ पे कितनी लग गई, थीटा ऑफ m। फिर इस वाले पार्ट में मेरी कितनी लग गई, मैं हर एलिमेंट जो कि है इससे मेरी बिग O ऑफ n लग गई, क्योंकि कुछ एलिमेंट हो सकता है कि मिले ही ना मेरे को। और इस वाले पार्ट में मेरे फाइंड फंक्शन में लग गई बिग O ऑफ 1। ठीक है, तो मेरे पास में ये हो गई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n प्लस m पहले ही, और बिग O ऑफ n प्लस बिग O ऑफ m प्लस बिग O ऑफ n इंटू 1। तो ओवरऑल मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई थीटा ऑफ n प्लस m। ठीक है, यहाँ पर मैं दूसरी चीज़ का यूज़ कर सकता था, यहाँ पर इस वाली चीज़ की जगह पर मैं चाहूँ तो ये भी लिख सकता हूँ, ऐसे ही करता हूँ, इफ अनऑर्डर्ड सेट ऑफ बी का काउंट इस वाले एलिमेंट के लिए, एरे आई एलिमेंट के लिए 0 से ज़्यादा है, यानी कि 1 है, उस वाले केस में भी मैं रिज़ल्ट को प्लस प्लस कर सकता हूँ। ठीक है, ये भी एक चीज़ है, या तो मैं ये लिख लूँ या तो मैं ये लिख लूँ, दोनों ही चीज़ें सही हैं।